वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। चैप्टर का नाम जो हमारा है, ये अध्याय जो हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसका नाम है परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। यानी इसमें हम थोड़ा परमाणु की संरचना के बारे में बातें करेंगे और स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करेंगे। स्पेक्ट्रम है क्या, कैसे उत्पन्न होता है, ये सब बातें समझाएंगे। तो चैप्टर का नाम तो आप डाल ही लीजिए, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। स्पेक्ट्रमो, देखिए बहुवचन शब्द है, इसमें इंग्लिश में स्पेक्ट्रा यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। सबसे पहला जो इसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। नाम तो सुना ही होगा वैसे आपने रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबार्डिंग करा करके, यानी टक्कर करा करके सोने की पन्नी के साथ एक प्रैक्टिकल किया था। सोने की पतली सी पन्नी ली थी, पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कण लिए थे, उस पन्नी को निर्वात के अंदर रखा था और जो अल्फा कण निकले पोलोनियम से वो जाकर के पन्नी में टकराए। ये एक प्रैक्टिकल है। तो निर्वात में इसलिए रखा कि उन अल्फा कणों पर वायु आदि का प्रभाव ना पड़े, सीधा हम पन्नी पे ऑब्जर्वेशन करें। एक डिवाइस आती है, काउंटर कहते हैं उसको इंग्लिश में, गणित हिंदी में कहते हैं, मतलब गणना करने वाला। वो बहुत तीव्रगामी और सूक्ष्म कणों की गणना आसानी से कर पाता है। वो मशीन है एक तरह से। आप इतना जान लो कि कोई कैलकुलेटर जैसी कोई डिवाइस लगाई जाती है, उससे ये पता चलता है कितने कण आए हैं और कितने कण बाहर निकले हैं, ठीक है। कणों की गणना के लिए स्पेशल डिवाइसेस बनाई गई हैं। तमाम तरह के काउंटर्स हैं, उनको काउंटर कहते हैं। काउंटर मतलब काउंटिंग करने वाले। उनकी सहायता से अल्फा कणों की संख्या की उन्होंने काउंटिंग की और ये देखा कि जो पन्नी पे अल्फा कण आके टकरा रहे हैं उसमें से ज्यादातर तो आर पार हो गए, सीधा निकल गए, लेकिन कुछ कण जो थे वो मुड़ जा रहे थे थोड़ा सा, और बहुत कुछ यानी बहुत कम संख्या में ऐसे कण थे जो एकदम मुड़ जा रहे थे 180 अंश तक। 90 से ज्यादा 180 से तक भी वो मुड़ रहे थे। मैं एक डायग्राम से इस चीज को पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इस पे विस्तार से बात करूंगा। एक्चुअल में जैसे ये मैं एक दिखा रहा हूं आपको, ये सपोज करिए परमाणु है। एक्चुअली परमाणु की रचना को समझने के लिए रदरफोर्ड ने ये प्रैक्टिकल किया था कि परमाणु की संरचना होती कैसी है, ठीक है। तो हमने ये ऐसे समझाने के लिए एक परमाणु का स्थान बनाया और ये एक्चुअल में नाभिक है। ये परिणाम प्राप्त बाद में हुआ, लेकिन समझाना इसलिए पहले से हम बता दे रहे हैं आपको। अब इस पर अल्फा कणों से बम्बार्डिंग करानी है। जैसे एक अल्फा कण भेजा, ये अल्फा कण जा रहा, देखो तो ये अल्फा कण एकदम सीधा निकल गया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सीधा स्ट्रेट निकल गया। एक अल्फा कण यहां वाला था, वो भी सीधा निकल गया, कोई असर नहीं। यहां वाला भी सीधा निकल जा रहा है। ऐसे बहुत से अल्फा कण, यानी ज्यादा मात्रा में जो अल्फा कण है वो तो सीधे निकल जा रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। मेरी बात को आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने पाया कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे हैं, जैसे एक अल्फा कण ये है, ये नाभिक के पास, मतलब कह सकते हो परमाणु जाने के बाद ऐसे मुड़ने लगे। देखो कुछ यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसे मुड़ गए। ये कुछ एक आध दो तो 90 अंश से भी ज्यादा मुड़ गए, देखो मतलब बहुत ज्यादा मुड़ जा रहे हैं ऐसे। और बहुत कम मात्रा में एक आध ऐसा होगा जो कहो 180 अंश पे मुड़ जाए। इसको जरा आप थोड़ा जगह बना के बना लेना, मतलब 180 अंश पे घुमा देना। इस तरह से उन्होंने काउंटिंग की तो उन्होंने एक परिणाम प्राप्त किया कि परमाणु का ज्यादातर स्थान खाली होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। बहुत छोटे से स्थान में केंद्र पर धन आवेश होता है। ये क्यों उन्होंने कहा कि धन आवेश होता है? क्योंकि अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है, धन। अल्फा कण कैसे होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। और चूंकि धन और धन आवेश प्रतिकर्षण करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। तो जो बहुत दूर थे इस धन आवेश से वो तो सीधे निकल गए, जो जितना पास हुआ उनमें उतना ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ जाके कि नहीं, इसलिए वो ज्यादा ज्यादा मुड़ जा रहे हैं। और एकदम जो सामने गया वो पहुंच ही नहीं पाया, इतना ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ तो वापस उसी मार्ग से लौट गया। इससे उन्होंने कहा कि पूरे परमाणु का ज्यादा स्थान खाली होता है, बहुत छोटे से केंद्रीय भाग में
धन आवेश संचित रहता है। ये जो अल्फा कण इधर उधर मुड़ रहे हैं, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? टकरा के इधर उधर फैल जाने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। मैंने हेडिंग में ये शब्द इस्तेमाल किया है, प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, तो इतनी बात हम जो बोल पाए अभी, इतनी चीजें हमें थोड़ा सा पहले लिखनी है, फिर इसके हम परिणाम पे चर्चा करेंगे। 3 4 5 परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, आप लोग जब लिखिएगा तो डायग्राम बना के तसल्ली से बढ़िया डायग्राम बनाना। चलो ऐसे में ग्रीन कलर से अल्फा कण दिखा, ये सब अल्फा कण है। ये क्या है? ये अल्फा कण है, इनकी उपस्थिति को समझा रहा हूं। मतलब ये अल्फा कण जा रहे हैं, ये अल्फा कण है, अल्फा कण है। ये ऐसे ऐसे घूम घाम गए, जो भी है। तो सबसे पहले में यहां कहेंगे, देखो ये जब आप लिखना शुरू करें, अगर मान लो आ जाए लिखना हो तुम्हें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हो सकता है ये टॉपिक हो, तो आपको मदद मिल जाएगी वहां भी। देखो सबसे पहले ये कहेंगे कि भाई ये प्रैक्टिकल किया क्यों रदरफोर्ड ने? फुर्सत बैठे थे इसलिए कि ला कुछ करें? उन्होंने परमाणु की संरचना को सही सही जानने की कोशिश करने के लिए प्रैक्टिकल किया। तो पहली लाइन यही लिखेंगे, परमाणु की वास्तविक संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी गोल्ड फॉयल को हिंदी में कहेंगे सोने की पन्नी, या स्वर्ण पत्र कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो? हम स्वर्ण पत्र भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सोने की पन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा कणों की बमबारी सोने की पन्नी पर कराई। अच्छा, और ये पूरी व्यवस्था कहां रखी थी उन्होंने? निर्वात में। कहां रखी थी? हाँ, यह प्रयोग निर्वात में किया गया। सब बातें लिखेंगे नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों निर्वात में किया? जैसे अगर मान लो तुम्हारे मन में बात आए, तो बता चुका हूं, हवा वगैरह की प्रेजेंट होती तो उस पर भी असर पड़ता। प्रैक्टिकल पे उन चीजों का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो निर्वात में किया। ठीक है, ये तो बात हमने बता दी कि इन्होंने क्यों किया। अब हम कहेंगे कि देखो ज्यादातर अल्फा कण सीधा निकल गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने गुजरने वाले अल्फा कणों की गणना काउंटर द्वारा की। इंग्लिश शब्द लिख दिया मैंने, किससे की? आप हिंदी में काउंटर लिख देना। गणित्र कहते हैं, वैसे गणना करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? गणित्र। गणना काउंटर द्वारा की। और पाया की, क्या पाया? अब ये मुद्दा शुरू होता है, यानी मैं परिणाम बताने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या पाया? कि अधिकतर अल्फा कण सीधे पन्नी को पार करके निकल जाते हैं। अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकलते हैं। तो इससे क्या उन्हें अंदाजा लगा कि परमाणु का ज्यादा से ज्यादा स्थान खाली पड़ा, वैक्यूम एकदम, कोई है ही नहीं पहरेदार, सीधे जा रहा है, चले जा रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो सीधे निकलते हैं। अर्थात
अधिकतर भाग खाली है। इसकी कोटि लगभग, जो परमाणु का आकार होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक परिणाम तो ये प्राप्त हुआ। दूसरा परिणाम, कुछ संख्या में अल्फा कण किसी कोण पर मुड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण किसी कोण पर मुड़ जाते हैं। अल्फा कणों के इधर उधर मुड़ जाने की घटना प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। तीसरी बात, ये कह सकते हैं कि उसका जो केंद्रीय भाग है, छोटा सा भाग अंदर जो सेंटर पे है परमाणु के, वो धन आवेशित है। ठीक है, बहुत कम अल्फा कण 90 अंश से भी अधिक कोण पर, 90 अंश से भी अधिक कोण पर मुड़ते हैं। हाँ, 90 से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित, वही मुड़ना, प्रकृति मतलब इधर उधर हो जाना। ठीक है, प्रकीर्णित होते हैं। अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग धन आवेशित होता है। कैसा होता भाई? धन आवेशित होता है। ये जो धन आवेशित केंद्रीय भाग है, ध्यान रखना, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे अति सूक्ष्म धन आवेशित केंद्रीय भाग, धन आवेशित केंद्रीय भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है। ये तो नाभिक हो गया हमारा। ये सब प्रकीर्णन के। अब एक बात सुनो, और तमाम परिणाम मतलब उन्होंने निकाले, कुछ हम उसमें बता रहे हैं। देखो, प्रतिकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में हमने कहां सीखा था? कूलाम के नियम में। यानी ये प्रैक्टिकल कूलाम के नियम की सत्यता की परीक्षा कर रहा कि नहीं कर रहा है, या प्रमाणिकता दे रहा कि नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी के लिए भी सत्य होता है। अच्छा, यहां एक बात करना, ये जरा लिख लेना, 10⁻⁻15 मीटर कोटि। ये जो नाभिक का सूक्ष्म स्थान बोला मैंने, उसका लगभग कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ये चीज और लिख लेना। चलो, इतने पॉइंट नोट कर डालो। देखिए, अब बात हम नाभिक के आकार की करते हैं। वैसे कोटि तो हमने लिखा दी, 10⁻⁻15 नाभिक की कोटि होती है। हम इसकी गणना करने वाले हैं। कैलकुलेशन कैसे हुई थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हेडिंग तो इस तरह डाल दे, नाभिक के आकार की गणना। गणना शब्द आगणन भी कह सकते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेट आइडिया लेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस।
देखिए अभी मैंने सिखाया, या मैंने क्या मतलब रदरफोर्ड ने, ये रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया था, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्रकीर्णन वाला 1911 में किया था। कब किया था? ये अल्फा कण जा रहा है और किससे टकराने जा रहा है? परमाणु से। और परमाणु में कौन बैठा है? नाभिक। हम नाभिक के आकार की बात कर रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। ये देखो चला जा रहा है अपना अल्फा कण, चला जा रहा है, यहां पर ये नाभिक है, ये अपना तसल्ली से यहां बैठा इंतजार कर रहा कि आओ, आ जाओ। और ये किसका नाभिक है पता है? गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी का नाभिक बैठा है यहां पर। कौन बैठा है? सोने के पन्नी का नाभिक है। अब ये जब अल्फा कण यहां पहुंचा, बच्चा समझना, जरा बात को समझ लेना, उसमें कोई समझने वाली बात है केवल। ये अल्फा कण गया तो देखो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान होगा जहां प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा काम करने लगेगा। इसको टच थोड़ा कर पाएगा। अल्फा कण भी धनावेशित होता है और नाभिक भी धनावेशित है, अंदर तक जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा कि बिल्कुल छू लेगा उसको जाके। प्रतिकर्षण काफी तीव्र हो जाएगा ना, तो किसी एक जगह से ये वापस बैक होने लगेगा। तो मान लीजिए नाभिक से कुछ दूरी से ये वापस प्रतिकर्षित हुआ, तो हम वास्तव में इसी दूरी को नाभिक का आकार मान लेते हैं। एक्चुअल जो हम निकालेंगे उससे और छोटा आकार होना चाहिए नाभिक का। क्यों? नाभिक हमने यहां माना है ना, प्रतिकर्षण दूर तक काम करता है थोड़ा सा, लेकिन हम इसी को मान लेते हैं कि यहां तक नाभिक का प्रभाव है, मतलब नाभिक यहां तक है। तो हम जो आकार की गणना करेंगे वो ये वाली दूरी प्राप्त की जाएगी, इसी को हम नाभिक का आकार कह देंगे। पहली बात समझ लेना। तो देखो एक बात सुनो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाया था आपको, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में विभव वाले में, कि अगर दो आवेशित कण, देखो Q1 ये कौन है? अल्फा कण है। Q1 पे आवेश कितना होता है? 2e। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? 2e। धन का आवेश होता है कि नहीं होता? बताओ। 2 प्रोटॉनों से बनता है। और ये नाभिक है, नाभिक का परमाणु क्रमांक Z होता है और प्रोटॉन का आवेश ही होता है। तो नाभिक पर जो हम आवेश कहेंगे Q2, उसे क्या आप कहेंगे बताओ? Z ही नहीं कहोगे? बताओ। तो दो आवेशित कण हो गए पास पास की नहीं? बताओ। उनके बीच की दूरी r0 मान ली। अभी इसके पास गतिज ऊर्जा है कि नहीं है? लेकिन जहां प्रतिकर्षण पूरा काम करेगा, जब ये वापस आने लगेगा, उस समय इसका वेग शून्य हो चुका होगा। तो जो गतिज ऊर्जा थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज में। फिर पलटना शुरू होगा कि नहीं? बताओ भाई। आप दौड़ते जाओ, एकदम बैक होना हो तुम्हें एकदम, तो पहले आपको एक फ्यू सेकंड्स के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं? तब आप वापस दिशा पलट पाओगे। तो कहने का मतलब इस स्थान पे, यानी जहां नाभिक का आकार हम कैलकुलेट करते हैं, यहां जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के समान हो जाती है। गतिज ऊर्जा ही पूरी तरह कन्वर्ट हो जाती है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। तो जहां हम स्थितिज ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं वहां गतिज ऊर्जा सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां गतिज ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं वहां स्थितिज ऊर्जा। तो हम बात करते हैं पहले तो इस निकाय की ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? निकाय की ऊर्जा। निकाय की ऊर्जा के लिए हमने सूत्र पढ़ाया है, वहां पर तुम लोग को भले ना याद हो, मैं बता देता हूं। निकाय की ऊर्जा होती वैसे 1/4πε0, याद आ रहा है? Q1 Q2 बटे R, याद है? ये सूत्र पढ़ाया था हमने विभव वाले चैप्टर में। नहीं है याद तो पढ़ लेना पन्ने पलट के। ये स्थितिज ऊर्जा के लिए, निकाय की ऊर्जा मतलब कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा आई कहां से? गतिज ऊर्जा से। तो इसको हम U की जगह K भी तो लिख सकते हैं, देखो। तो या करके वैसे लिख दे 1/4π अब साइलेंट। Q1 को क्या लिखोगे? 2e, और Q2 को ZE, और दूरी R को हमने क्या माना है? R0। हमेशा R0 का मान चाहिए एक्चुअल में। यही हमारा नाभिक का आकार बन जाएगा। तो 1/4πε0 2ZE² अपान में K आ जाएगा। बताओ। K फॉर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, सोने की पन्नी के लिए देखो, स्वर्ण पत्र के लिए, स्वर्ण पत्र के लिए नाभिक स्वर्ण पत्र का बताओ परमाणु क्रमांक कितना होगा? किसी को याद है? 79। कितना होता है? नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। तो यहां पर Z की जगह हम लोग 79 यूज करेंगे। हम इसका मान निकालने आ रहे हैं। E का मान तो सबको पता होगा मुझे लगता है, कितना होता है? वेरी गुड। हम जरा गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं। गतिज ऊर्जा होता है वैसे 12mv²। बोलो। जो अल्फा कण उनके प्रकीर्णन में यूज किए गए थे रदरफोर्ड के, उनका वेग लगभग 2.7 था। कितना था? हाँ, तो हम यहां पर इनका मान रखेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो देखो ध्यान देना। m मतलब द्रव्यमान अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान वैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को 6.8 के आसपास होता है, 10⁻⁻27 प्रोटॉनों से बनता है ना किलोग्राम। और वेग लगभग 2.1 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है इसका स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.48 10⁻12 जूल आएगा। ठीक है।
ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको, आप याद भी रख सकते हैं। ये के का मान यहां इस्तेमाल होगा। अब सुनो, अब हम कह रहे हैं आर नॉट बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है? होता है। अच्छा, 2z का मान मैंने क्या बोला? 79। ई का मान 1.6 19 का स्क्वायर अपान में के का मान रख दोगे, ये जो भी निकाला है 1.48 10⁻⁻12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व वगैरह करेंगे, तो लगभग 2.5 के आसपास 10⁻15 की कोटि, माइनस की मतलब किसकी, तो इसको हम लोग कोट में कन्वर्ट करेंगे। पहले -14 आएगा, फिर बाद में इसको जब कोट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, तो ये आ जाएगा आर नॉट लगभग 10⁻15 मीटर की कोटि। इसको कोट मान बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? तो नाभिक का आकार इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग से जो प्रकीर्णन हुआ था, उससे नाभिक के बारे में और परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एक परिणाम पर पहुंचे। वो उन्होंने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार क्या क्या बातें, जरा ध्यान से सुनना, हेडिंग डाल लेना, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। इसमें ये कहेंगे हम कि रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए, मतलब निम्न बातें बताई। आइए उन तथ्यों के बारे में बात करते हैं। देखो, इन्होंने, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु है उसका ज्यादा हिस्सा खाली है और एक सूक्ष्म केंद्र पर धन आवेश पूरी तरह स्थिर होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। एक बात ये इन्होंने निकाली। तो अब पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो। हम कहेंगे परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। दूसरा रिजल्ट देखो, दूसरा रिजल्ट अति सूक्ष्म केंद्रीय भाग की लगभग वैल्यू कितनी बताई थी? 10⁻−15 मीटर। केंद्रीय भाग में धन आवेश संचित होता है, धन आवेश संचित होता है। और सुनो, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये लगभग कितने स्थान में चक्कर लगाते हैं? 10⁻−10 मीटर की कोटि में चक्कर लगाते हैं। एक और परिणाम कह सकते हैं। देखो, एक बात बताओ, कोई चीज गोल घूमे ऐसे ऐसे वृत्तीय मार्ग में, तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन्होंने कहा वो अभिकेंद्र बल मिलता है कौन से बल से? वैद्युत बल से, वही कूलाम वाले नियम वाले से। तो ये इसमें एक और परिणाम नोट कर लो। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। नोट कर लो, ये मॉडल हो गया आपका। देखिए, रदरफोर्ड का जो ये मॉडल आया, ये ठीक है, लेकिन कुछ कमियां रही इसकी। एक बात ध्यान रखो, जब कोई नई चीज आती है मार्केट में
तो उसके जो कंपटीटर्स होते हैं ना उसमें कमियां ढूंढते हैं कि क्या क्या कमियां हैं जिससे इसको फेल किया जा सके। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां लोगों ने ढूंढी। क्या कमी है मैं इस पे बात करता हूं। वैसे हम ज्यादा किसी कमी निकालते नहीं है, अच्छाइयां ढूंढते हैं, लेकिन आज है तो बता दे रहे हैं तुम्हें। तो इसमें हमें लिखना है कि रदरफोर्ड मॉडल में निम्न कमियां हैं। रदरफोर्ड मॉडल में निम्न कमियां हैं। कौन सी? देखो, पहली कमी सुनना, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, यानी जो रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया वो मॉडल ये नहीं समझा पाया कि परमाणु स्थायी कैसे होता है। आपको पता परमाणु अपने आप समाप्त नहीं होता कभी, लेकिन जैसा रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं चारों तरफ, बोलो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये तो बताया। तो गति विज्ञान ये कहती है, ध्यान रखना मेरी बात, कि अगर कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में त्वरित गति कर रहा होता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकालता है। क्या निकालता है? मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना। अगर समझ पाए तो तुम अच्छे बच्चे, नहीं तो तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, फिर तुम बेकार हो, अपने घर जाओ। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, देखना जरा, और चूंकि घूम रहा है तो इसमें त्वरण है, त्वरित गति है, तो फिर ये विद्युत चुंबकीय तरंगें निकालेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या? ऊर्जा, यानी ऊर्जा कम करेगा। जैसे जैसे ऊर्जा कम होगी, ध्यान रख लो, इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। देखो अभी दूर था, धीरे धीरे इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी। ध्यान देना मेरी बात पे। ये बातें हम किसी और को नहीं बताते, सिर्फ तुम लोग अपने आपस के हो इसलिए बता दिया। एक कमी वाली बात, हम कमी नहीं किसी की निकालते, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन सुन लो। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करते हैं, कभी ना कभी नाभि में कूद जाएगा कि नहीं बताओ। और जब इलेक्ट्रॉन नाभि में कूद गए तो न्यूट्रल कर देंगे पूरा सिस्टम, परमाणु समाप्त। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये बात रदरफोर्ड समझा ही नहीं पाए अपने मॉडल के द्वारा, तो एक कमी हो गई। तो चलो इसी कमी की बात कर लेते पहले। तो देखो गति विज्ञान के अनुसार, गति विज्ञान के अनुसार त्वरित गति करता हुआ, त्वरित गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण हो, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा, जिससे इसकी परिक्रमण त्रिज्या घटती जाएगी, परिक्रमण त्रिज्या घटती जाएगी। वह अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में कूद जाएगा। कहां कूद जाएगा? नाभिक में कूद जाएगा, वह परमाणु समाप्त हो जाएगा। जो कि असत्य है। ये बात थोड़ा होती है, ऐसा होता ही नहीं, जो कि असत्य है। अर्थात यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व के बारे में, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाता है।
तो ये बात समझ गए ना तुम लोग, डायग्राम भी बना सकते हो अपने समझने के लिए। एक और कमी है इसकी, ध्यान देना, दूसरी कमी हम बताने वाले हैं। मेरा स्वभाव नहीं है ज्यादा कमी निकालने के लिए, हम 2 कमी निकालेंगे केवल। दूसरी कमी सुनिए, अभी बताया कैसे घूमता रहेगा चक्कर गिन्नी की तरफ, आखिर में कूद जाएगा। तो लगातार ऊर्जा निकालना ना, लगातार ऊर्जा निकालने से जो तरंगे बनेगी उनको अगर एक क्रम में तरंग दैर्घ्य के हिसाब से सेट किया जाए, अरेंज किया जाए, ध्यान रखना, ऊर्जा या प्रकाश को या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते या बढ़ते क्रम में लगा देना, सेट कर देना, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो चूंकि लगातार ऊर्जा निकल रही है तो हर तरंग दैर्घ्य की तरंग मिलनी चाहिए कि नहीं, बताओ, हर लैम्डा की कोई अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है उसको सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा देना चाहिए उसको? सतत। जबकि प्रैक्टिकल द्वारा जब कभी पता किया गया तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। कैसा होता है? विरक्त होता है। कैसा होता है? मतलब रुक रुक के बैंड स्पेक्ट्रम आता है। एक बार मिला कुछ थोड़ी सी ऊर्जा या तरंग और फिर गैप मिल गया, फिर थोड़ी देर बाद मिला, फिर गैप हो गया, फिर नहीं मिली कोई तरंग। मतलब तरंगे तो निकलती है, बात सही है, लेकिन लगातार नहीं निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? रुक रुक के। और जबकि ये मॉडल क्या समझा रहा है कि लगातार निकलनी चाहिए, तो ये कमी है इसकी। उल्टी बात बता रहा कि नहीं बता रहा है? तो यहां पर हम कहेंगे सतत स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में ये समझा नहीं पाया। परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में, परमाणु स्पेक्ट्रम के संबंध में इसके अंदर हम लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार परमाणु का मॉडल, परमाणु का स्पेक्ट्रम, यानी परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जबकि प्रयोग द्वारा प्राप्त परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम या असतत लिख दो, या असतत होता है। एक ये कमी है, नोट कर लो दोनों कमियां।